नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका करियर कैनवस पर, जहां मिलती है आपको इंटरेस्टिंग और यूजफुल इन्फॉर्मेशन सिंपल और शॉर्ट स्टाइल में। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना और बेल आइकॉन जरूर दबाओ ताकि कोई भी अमेजिंग अपडेट मिस ना हो जाए। तो आइए आरंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गति यानी मोशन भौतिक विज्ञान का एक ऐसा मूलभूत कॉन्सेप्ट है जो हमारे चारों ओर हर समय घटित हो रहा है, लेकिन हम अक्सर इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। जब कोई वाहन सड़क पर चलता है, कोई पक्षी आकाश में उड़ता है, नदी बहती है, पंखा घूमता है या पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो ये सभी उदाहरण मोशन के ही हैं। वास्तव में हमारा पूरा जीवन ही गति से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना गति के किसी भी परिवर्तन की कल्पना करना असंभव है। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है कि मोशन को हमेशा किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष ही समझा जाता है। कोई वस्तु एक व्यक्ति के लिए रेस्ट में हो सकती है, लेकिन दूसरे व्यक्ति के लिए वही वस्तु मोशन में हो सकती है। जब हम कहते हैं कि सूर्य उगता और अस्त होता है या मौसम बदलते हैं, तो ये सब मोशन की वजह से ही संभव होता है। पृथ्वी का रोटेशन और रेवोल्यूशन हमें दिन रात और ऋतुओं का अनुभव कराता है। इसी तरह पानी का फ्लो, हवा की गति और ग्रहों तथा सैटेलाइट्स की चाल, ये सभी मोशन के नियमों पर आधारित है। फिजिक्स में मोशन को केवल देखकर नहीं समझा जाता, बल्कि इसे साइंटिफिक तरीके से डिस्क्राइब किया जाता है। इसके लिए मेजरमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जैसे टर्म्स का उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर में हम ये सीखते हैं कि मोशन को सही ढंग से कैसे डिफाइन किया जाए, उसकी रेट कैसे मापी जाए और यह समझा जाए कि कोई वस्तु तेज हो रही है या धीमी। हम ये भी जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है और यह मोशन को कैसे प्रभावित करता है। इसके साथ साथ मोशन को ग्राफ्स के माध्यम से रिप्रेजेंट करना भी सीखेंगे, जिससे मोशन को समझना और एनालाइज करना आसान हो जाता है। अंत में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जैसे स्पेशल केसेस का अध्ययन करेंगे। इस प्रकार यह अध्याय मैकेनिक्स की नींव रखता है और आगे के फिजिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। जब किसी वस्तु की पोजीशन समय के साथ बदलती है, तो उस वस्तु को मोशन में कहा जाता है। यदि समय बीतने के बाद भी वस्तु की पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होता, तो वह वस्तु रेस्ट की अवस्था में मानी जाती है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि मोशन हमेशा रिलेटिव होता है। इसका अर्थ यह है कि मोशन को हम कभी भी अकेले नहीं समझ सकते, बल्कि किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष ही समझते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप चलती हुई बस में बैठे हैं, तो आपको अपने पास बैठे यात्री रेस्ट में दिखाई देंगे, लेकिन वही व्यक्ति सड़क पर खड़े किसी आदमी को मोशन में दिखाई देगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि एक ही वस्तु एक ऑब्जर्वर के लिए रेस्ट में और दूसरे ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकती है। इसलिए फिजिक्स में मोशन को स्पष्ट रूप से डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा ये बताना जरूरी होता है कि हम किस रेफरेंस पॉइंट से मोशन को देख रहे हैं। बिना रेफरेंस पॉइंट के मोशन की कोई भी डेफिनेशन अधूरी मानी जाती है। इसी कारण मोशन और रेस्ट कोई एब्सोल्यूट अवस्था नहीं है, बल्कि ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करती है। डिस्टेंस उस कुल पाथ की लंबाई को कहते हैं जो कोई वस्तु चलते समय तय करती है, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में क्यों ना हो। डिस्टेंस केवल इस बात पर डिपेंड करता है कि वस्तु ने कितना रास्ता तय किया है, न कि उसने किस दिशा में यात्रा की है। इसी कारण डिस्टेंस को एक स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं। डिस्टेंस का मान हमेशा पॉजिटिव होता है और कभी भी जीरो या नेगेटिव नहीं हो सकता जब तक वस्तु चली ही ना हो। इसका एसआई यूनिट मीटर होता है। यदि कोई व्यक्ति गोल मैदान में घूमता है, तो उसने जितना चक्कर लगाया वही उसकी डिस्टेंस होगी। डिस्प्लेसमेंट उस शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस को कहते हैं जो वस्तु की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच होती है, और इसमें डायरेक्शन भी शामिल होती है। इसी कारण डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। डिस्प्लेसमेंट का मान पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो भी हो सकता है। यदि कोई वस्तु चलकर वापस अपनी स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं होती। हमेशा याद रखें कि डिस्टेंस का मान डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर या इक्वल होता है, कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। डिस्प्लेसमेंट हमें वस्तु की वास्तविक चेंज इन पोजीशन को समझने में मदद करता है, जबकि डिस्टेंस केवल टोटल पाथ को दर्शाता है। जब कोई वस्तु चलते समय इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तय करती है, तो उस वस्तु की गति को यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु की चाल हर क्षण एक जैसी रहती है और उसमें कोई बदलाव नहीं होता।
चाहे हम समय का इंटरवल बहुत छोटा ही क्यों न लें, दूरी समान रूप से बढ़ती रहती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार सीधी सड़क पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो वह हर 1 सेकंड में समान दूरी तय करेगी। इसी प्रकार फैक्ट्री में चलने वाला कन्वेयर बेल्ट भी यूनिफॉर्म मोशन का अच्छा उदाहरण है। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड बदलती नहीं है, इसलिए मोशन को समझना और कैलकुलेट करना आसान होता है। इसके विपरीत, जब कोई वस्तु इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस तय करती है, तो उस मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि वस्तु कभी तेज चलती है और कभी धीमी, यानी उसकी स्पीड लगातार बदलती रहती है। उदाहरण के लिए, ट्रैफिक में चलती हुई कार कभी रुकती है, कभी धीरे चलती है और कभी तेज हो जाती है, इसलिए उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसी तरह रेस में दौड़ता हुआ रनर अपनी स्पीड बार बार बदलता है। वास्तव में हमारे दैनिक जीवन में होने वाली अधिकांश मोशंस नॉन यूनिफॉर्म होती हैं। यूनिफॉर्म मोशन एक आइडियल कंडीशन है, जबकि रियल लाइफ मोशन ज्यादातर नॉन यूनिफॉर्म ही होती है। स्पीड किसी वस्तु के मोशन की तेजी या धीमेपन को दर्शाती है। स्पीड को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि वस्तु एक यूनिट टाइम में कितनी डिस्टेंस तय करती है। गणितीय रूप से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड केवल डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड करती है, इसमें डायरेक्शन का कोई महत्व नहीं होता। इसी कारण स्पीड को एक स्केलर क्वांटिटी कहा जाता है। स्पीड का एसआई यूनिट मीटर होता है। कोई वस्तु यूनिफॉर्म स्पीड से भी चल सकती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से भी। जब किसी वस्तु की स्पीड पूरे मोशन के दौरान बदलती रहती है, तब हम एवरेज स्पीड का उपयोग करते हैं। एवरेज स्पीड वह रेशियो है जो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड और टोटल टाइम टेकन के बीच होता है। इसमें यह मायने नहीं रखता कि बीच बीच में स्पीड कितनी बदली। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति आधा रास्ता तेज और आधा रास्ता धीमे चलता है, तो उसकी एक्चुअल मोशन को समझने के लिए एवरेज स्पीड का प्रयोग किया जाता है। अब हम वेलोसिटी की बात करते हैं, जो स्पीड से थोड़ा अधिक मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट है। वेलोसिटी को किसी वस्तु की स्पीड के साथ उसकी डायरेक्शन भी माना जाता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्योंकि वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी शामिल होती है, इसलिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेलोसिटी का एसआई यूनिट भी मीटर ही होता है, लेकिन इसका फिजिकल मीनिंग स्पीड से अलग होता है। एवरेज वेलोसिटी को टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम से डिवाइड करके निकाला जाता है। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने योग्य है कि यदि कोई वस्तु चलकर वापस अपने स्टार्टिंग पॉइंट पर आ जाती है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। ऐसी स्थिति में एवरेज वेलोसिटी भी 0 होगी, चाहे वस्तु ने कितना ही डिस्टेंस क्यों न तय किया हो। इसी कारण वेलोसिटी हमें मोशन की वास्तविक दिशा और स्थिति परिवर्तन को समझने में मदद करती है, जबकि स्पीड केवल दूरी की जानकारी देती है। एक्सेलरेशन को हम वेलोसिटी में होने वाले परिवर्तन की दर के रूप में समझते हैं। सरल शब्दों में कहें तो जब किसी वस्तु की वेलोसिटी समय के साथ बदलती है, तो उस परिवर्तन को एक्सेलरेशन कहा जाता है। यदि कोई वस्तु धीरे चल रही है और धीरे धीरे तेज हो जाती है, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और वह एक्सेलरेशन में है। फिजिक्स में एक्सेलरेशन को मैथमेटिकली इस प्रकार लिखा जाता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, जहां u इनिशियल वेलोसिटी होती है, v फाइनल वेलोसिटी होती है और t वह टाइम होता है जिसमें वेलोसिटी में ये परिवर्तन हुआ। एक्सेलरेशन का SI यूनिट मीटर स्क्वायर होता है, जो ये बताता है कि हर 1 सेकंड में वेलोसिटी कितनी बदल रही है। एक्सेलरेशन केवल तेज होने को ही नहीं दर्शाता, बल्कि धीमा होने को भी दर्शाता है। जब वेलोसिटी बढ़ती है तो उसे पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहा जाता है। जब वेलोसिटी घटती है तो उसे नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन कहते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई कार एक्सेलरेटर दबाने पर तेज होती है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है, और जब ब्रेक लगाने पर कार की स्पीड कम होती है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। यदि वेलोसिटी हर इक्वल टाइम इंटरवल में बराबर मात्रा से बदलती है तो उस एक्सेलरेशन को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहा जाता है। इसके विपरीत, यदि वेलोसिटी अनइक्वल मात्रा से बदलती है तो उसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अधिकांश एक्सेलरेशंस नॉन यूनिफॉर्म होती हैं, क्योंकि गति अक्सर अनियमित होती है। एक्सेलरेशन हमें मोशन को गहराई से समझने में मदद करता है, क्योंकि केवल स्पीड जानना पर्याप्त नहीं होता, वेलोसिटी के चेंज को जानना भी जरूरी होता है। मोशन को समझने का एक बहुत प्रभावी तरीका ग्राफ्स का उपयोग है। ग्राफ्स हमें मोशन को केवल शब्दों या नंबर्स में ही नहीं, बल्कि विजुअली भी समझने में मदद करते हैं। फिजिक्स में मुख्य रूप से 2 प्रकार के ग्राफ्स का उपयोग किया जाता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ।
इन ग्राफ्स की सहायता से हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस पर और डिस्टेंस को वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है। यदि ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनाता है तो इसका अर्थ है कि वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में है, क्योंकि हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्टेंस समान रूप से बढ़ रही है। यदि ग्राफ कर्व्ड लाइन बनाता है तो यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दर्शाता है, क्योंकि डिस्टेंस अनइक्वल रूप से बढ़ रही होती है। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हॉरिजॉन्टल लाइन बनाता है तो इसका मतलब है कि वस्तु रेस्ट में है, क्योंकि टाइम बढ़ने पर भी डिस्टेंस नहीं बदल रही। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें स्पीड की जानकारी देती है। स्लोप जितनी अधिक होगी, स्पीड उतनी ही अधिक होगी। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम को एक्स एक्सिस पर और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर दर्शाया जाता है। यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन है तो इसका अर्थ है कि वेलोसिटी कांस्टेंट है और ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। यदि ग्राफ स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनाता है तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को दर्शाता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग ये है कि इसके नीचे का एरिया हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। इस प्रकार ग्राफ्स मोशन को एनालाइज करने का एक पावरफुल और आसान तरीका प्रदान करते हैं और न्यूमेरिकल्स को समझने में भी बहुत सहायता करते हैं। जब कोई वस्तु यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ सीधी रेखा में गति करती है तब उसके मोशन को समझने और कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स में 3 बहुत ही महत्वपूर्ण इक्वेशंस ऑफ मोशन का उपयोग किया जाता है। ये इक्वेशंस हमें वेलोसिटी, टाइम, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस के बीच संबंध को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करती हैं। पहला इक्वेशन है v इज इक्वल टू u प्लस at, जो ये बताता है कि किसी वस्तु की फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी यदि हमें उसकी इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम ज्ञात हो। दूसरा इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, जो ये दर्शाता है कि वस्तु ने किसी निश्चित समय में कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तय की है। तीसरा इक्वेशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, जो वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच संबंध बताता है। इन इक्वेशंस में u इनिशियल वेलोसिटी को दर्शाता है, v फाइनल वेलोसिटी को, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को, t टाइम को और s डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को दर्शाता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है कि ये इक्वेशंस हर प्रकार के मोशन के लिए वैलिड नहीं होती। ये केवल तभी लागू होती हैं जब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो और मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो। इन इक्वेशंस को वेलोसिटी टाइम ग्राफ की सहायता से डिराइव किया गया है, इसलिए ग्राफ्स की समझ यहाँ बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इक्वेशंस ऑफ मोशन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए फिजिक्स की बैकबोन मानी जाती है और इन्हें अच्छे से समझना आगे के चैप्टर्स के लिए बहुत आवश्यक है। जब कोई वस्तु किसी सर्कुलर पाथ पर कांस्टेंट स्पीड से चलती है तो उसकी गति को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाता है। पहली नजर में यह मोशन बहुत सिंपल लगता है क्योंकि इसमें स्पीड कांस्टेंट रहती है, लेकिन वास्तव में यह मोशन फिजिक्स की दृष्टि से काफी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट है। इसका कारण यह है कि भले ही स्पीड समान रहती हो, लेकिन वेलोसिटी लगातार बदलती रहती है। वेलोसिटी के बदलने का कारण डायरेक्शन का बदलना है, क्योंकि सर्कुलर पाथ में हर पॉइंट पर डायरेक्शन अलग होती है। जब वेलोसिटी बदलती है तो इसका अर्थ है कि वस्तु एक्सेलरेटेड मोशन में है। इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन मौजूद होती है। यह एक्सेलरेशन डायरेक्शन की ओर होती है और वस्तु को सर्कुलर पाथ पर बनाए रखती है। उदाहरण के लिए अर्थ के चारों ओर घूमता हुआ सैटेलाइट, रस्सी से बंधा हुआ पत्थर जिसे घुमाया जा रहा हो, या सर्कुलर ट्रैक पर चलता हुआ साइक्लिस्ट, ये सभी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के उदाहरण हैं। सर्कुलर मोशन में स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन t, जहां r सर्कल का रेडियस होता है और t एक कंप्लीट राउंड लगाने में लिया गया टाइम होता है। ये फॉर्मूला हमें ये समझने में मदद करता है कि सर्कुलर पाथ में स्पीड, रेडियस और टाइम पर डिपेंड करती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये सिखाती है कि केवल स्पीड कांस्टेंट होना मोशन को यूनिफॉर्म नहीं बनाता, डायरेक्शन का रोल भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। मोशन का अध्ययन हमारे जीवन को सुरक्षित, व्यवस्थित और वैज्ञानिक बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम मोशन को समझते हैं तो हमें ये पता चलता है कि वाहन कितनी दूरी में रुक सकता है, जिसे ब्रेकिंग डिस्टेंस कहा जाता है, और यही ज्ञान रोड सेफ्टी के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। मोशन की समझ से इंजीनियर्स सुरक्षित व्हीकल्स और एफिशिएंट मशीन्स डिजाइन कर पाते हैं। इसी ज्ञान के कारण इंजन्स, लिफ्ट्स, एस्केलेटर्स और फैक्ट्री मशीन्स सही तरीके से काम करती हैं। मोशन का अध्ययन हमें प्राकृतिक घटनाओं को समझने और प्रिडिक्ट करने में भी मदद करता है,
जैसे रिवर फ्लो, हवा की गति और मौसम से जुड़ी घटनाएं। स्पेस टेक्नोलॉजी में मोशन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सैटेलाइट्स की लॉन्चिंग, ऑर्बिट और स्टेबिलिटी पूरी तरह मोशन के लॉज पर आधारित होती है। फ्लड्स और स्टॉर्म्स जैसी डेंजरस मोशंस को कंट्रोल या मैनेज करने के लिए भी मोशन का साइंटिफिक नॉलेज आवश्यक होता है। इस प्रकार मोशन केवल थियरी नहीं है, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा और विकास से सीधे जुड़ा हुआ विषय है। प्रिय विद्यार्थियों, मोशन का अध्ययन फिजिक्स और मैकेनिक्स की फाउंडेशन बनाता है। इस चैप्टर में हमने सीखा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं और दोनों में क्या अंतर है। हमने स्पीड और वेलोसिटी के माध्यम से मोशन की रेट को समझा और एक्सेलरेशन से यह जाना कि मोशन में परिवर्तन कैसे होता है। ग्राफ्स की सहायता से हमने मोशन को विजुअली एनालाइज करना सीखा और इक्वेशंस ऑफ मोशन के द्वारा मोशन को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना जाना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ने हमें यह सिखाया कि केवल स्पीड कांस्टेंट होने से मोशन सिंपल नहीं हो जाता, डायरेक्शन का बदलना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। ये चैप्टर हमें ये समझने में मदद करता है कि मोशन केवल किताबों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर हर जगह मौजूद है। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स, मशीन्स, एस्ट्रोनॉमी और स्पेस साइंस, सभी क्षेत्रों में मोशन के प्रिंसिपल्स लागू होते हैं। जब हम मोशन के लॉज को समझ लेते हैं, तो हम वस्तुओं की फ्यूचर पोजीशन और बिहेवियर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। यही प्रिडिक्टिव पावर फिजिक्स को एक पावरफुल साइंस बनाती है। मोशन का अध्ययन छात्रों में लॉजिकल थिंकिंग, ऑब्जर्वेशन और एनालिटिकल स्किल्स को विकसित करता है। ये चैप्टर आगे आने वाले एडवांस टॉपिक्स जैसे फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी और ग्रेविटेशन को समझने की मजबूत नींव तैयार करता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि मोशन हमें ये सिखाती है कि परिवर्तन यूनिवर्सल है, मेजरेबल है और निश्चित लॉज द्वारा गवर्न्ड है। इसलिए मोशन का अध्ययन न केवल एकेडमिक सक्सेस के लिए आवश्यक है, बल्कि दुनिया को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझने के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में बताओ आपका क्या थॉट है। चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। नॉलेज बढ़ाओ फन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग एंड फॉलो द करियर कैनवस, फ्रीडम टू ड्रीम बिग।